दोस्तों नमस्कार, मैं सीए रोहित गर्ग। दोस्तों स्वागत है मेरी नई वीडियो के अंदर जो है सेक्शन 148 के ऊपर। दोस्तों जो ये नया सेक्शन 148 इंट्रोड्यूस किया गया फाइनेंस एक्ट 2021 द्वारा, इसके अंदर ऐसा फील हुआ नोटिस को देख के या डिपार्टमेंट की वर्किंग को देख के कि अगर डिपार्टमेंट के पास कोई इंफॉर्मेशन है तो डिपार्टमेंट आपके असेसमेंट को खोल सकता है 147 के अंदर। आप चाहे डिपार्टमेंट से उसके अगेंस्ट कोई भी ऑब्जेक्शन रेज कीजिए, आप कोई भी सबमिशन दीजिए, लेकिन डिपार्टमेंट आपके सारे सबमिशंस को इग्नोर कर देता है और आपका केस 147 के अंदर खोल देता है। दोस्तों एक ऐसा ही केस दिल्ली हाई कोर्ट में रिट पिटीशन के थ्रू पहुंचा। एक कंपनी है दिव्या कैपिटल वन प्राइवेट लिमिटेड। ये कंपनी जो है शेयर्स के अंदर डील करती है। तो पहले मैं आपके साथ डिस्कस कर देता हूँ थोड़े से इस केस के फैक्ट क्या हैं, और फिर मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कि कोर्ट की ऑब्जर्वेशन क्या है। और ये जो ऑब्जर्वेशन है ये हमारे 148 ए के जब हम रिप्लाई दे रहे हैं और 147 की जो हमारी रीअसेसमेंट की प्रोसीडिंग्स है उसमें किस तरह से हमें बेनिफिट पहुंचाएगा दोस्तों, या इस जजमेंट को हम किस तरह से अपने फेवर में यूज करेंगे जब भी हम 148 ए के जो शोकॉज नोटिस आएंगे उनका रिप्लाई करेंगे। दोस्तों ये जो कंपनी है ये शेयर्स के अंदर डील करती है, म्यूचुअल फंड के अंदर डील करती है, एनएससी और बीएससी एक्सचेंज के ऊपर। तो दोस्तों क्या होता है कि जब भी आप एनएससी और बीएससी के ऊपर डील करते हैं तो वहां पे वो इंफॉर्मेशन, आपकी सेल परचेज का डाटा ऑटोमेटिकली इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास पहुंच जाता है। इसी तरह से आप टीडीएस के रिटर्न फाइल करते हैं, उसका डाटा इनकम टैक्स के पास पहुंच जाता है। आप जीएसटी के रिटर्न फाइल करते हैं, उसका डाटा इनकम टैक्स के पास पहुंच जाता है। तो दोस्तों इस केस के अंदर कुछ ऐसा ही डाटा डिपार्टमेंट के पास था। देखिए आप पैरा नंबर 2 के अंदर देखिए, डिपार्टमेंट के पास सेल परचेज की इंफॉर्मेशन थी। असेसी ने हजारों करोड़ रुपए के अंदर सेल परचेज की ट्रांजेक्शन की एनएससी और बीएससी के ऊपर। असेसिंग ऑफिसर ने असेसी ने 13 करोड़ की जीएसटी में कोई परचेज की, और असेसिंग ऑफिसर ने यहाँ पे शो कॉज नोटिस इशू कर दिया, क्यों ना आपकी ये हजारों करोड़ रुपए की जो ट्रांजेक्शन है सेल और परचेज का जो टोटल है वो आपके एस्केप्ड इनकम मान ली जाए। आपने जो 13 करोड़ की परचेज करी है उसको क्यों ना आपके एस्केप्ड इनकम मान ली जाए। दोस्तों क्या इस तरीके से हमें नोटिस दिए जाएंगे? तो यहीं पे डिस्कस, फिर यहाँ पे क्या होता है कि असेसिंग ऑफिसर से कहता है कि आप मुझे इन्फॉर्मेशन तो प्रोवाइड कराइए कि आपके पास जो ये जो डाटा है ये कहाँ से आया है, क्या इन्फॉर्मेशन है जिसके बेसिस पे आप ये हजारों करोड़ रुपए का मेरे पे एलिगेशन लगा रहे हैं कंसीलमेंट का। लेकिन एज यूजुअल जैसे हम सब लोगों को पता है असेसिंग ऑफिसर कोई रिप्लाई नहीं करते हैं। असेसी यहाँ पे असेसिंग ऑफिसर से रिक्वेस्ट करता है कि मुझे इस शो को नोटिस का रिप्लाई करने के लिए कुछ टाइम दिया जाए, क्योंकि मेरा वॉल्यूमिनस ऑफ डाटा है उसको इकट्ठा करना और एक पर्टिकुलर फॉर्म में ड्राफ्ट करना ताकि आपको समझा सकूं, उसके लिए मुझे टाइम चाहिए। लेकिन एज यूजुअल जैसे हम सब लोग जानते हैं असेसिंग ऑफिसर असेसी की टाइम एक्सटेंशन की एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर देता है। उसके बाद भी असेसी पूरी कोशिश करके सारा डाटा इकट्ठा करके असेसी को असेसिंग ऑफिसर के सामने प्रोड्यूस करता है, लेकिन असेसिंग ऑफिसर उसको भी नहीं मानता। यानी कि जैसे ही जनरली आप लोगों ने देखा है कि वो लिख देता है वी आर नॉट सेटिस्फाइड विद द रिप्लाई ऑफ द असेसी, और या असेसी ने रिक्विजिट इंफॉर्मेशन नहीं दी है, इसलिए हमारे पास रीजन है कि यहाँ स्केप्ड इनकम हुई है और हम इनका केस 147 के अंदर खोल लेते हैं। दोस्तों हम शुरू करते हैं कि अब कोर्ट ने, मैं आपको पहले बता दूं कि कोर्ट ने ये जो इनका 148 ए सबसेक्शन 1 क्लॉज डी का जो रीअसेसमेंट का ऑर्डर था वो कोर्ट ने क्वेश्चन कर दिया, और कोर्ट ने कहा कि आप जाइए असेसिंग ऑफिसर से कहा कि आप इनके जितने भी रिप्लाई हैं सबमिट किए हैं उसको कंसिडर कीजिए और उसके बाद डिसाइड कीजिए कि क्या इनका केस 147 में खोलने लायक है या नहीं है। दोस्तों हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं कोर्ट ने रीजन क्या दिया इसके पीछे या कोर्ट की ऑब्जर्वेशन क्या थी। दोस्तों जैसे सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था कि ये जो सेक्शन इंट्रोड्यूस किया गया है ये ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए किया गया है, यानी कि 147 का केस खोलने से पहले असेसिंग ऑफिसर असेसी को अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देगा, या ताकि अननेसेसरी केसेस ना खोले जाएं। केवल जिनके अंदर असेसी के रिप्लाई के बाद असेसिंग ऑफिसर को लगता है कि यहाँ पे कोई कंसीलमेंट ऑफ इनकम हुआ है वो ही खोले जाएं। लेकिन दोस्तों आप लोगों को पता है कि सारे ही केसेस खोले जा रहे हैं। तो यहाँ पे कोर्ट ने जो जी के एंड ड्राइव शाफ्ट का सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था उसको रेफर किया
कि ये जो सेक्शन 148 ए इंट्रोड्यूस किया गया है, यानी कि जो पूरा रीअसेसमेंट का जो प्रोसीजर चेंज किया गया है, ये इस सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के अकॉर्डिंगली किया गया है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए किया गया है। दोस्तों इसके अंदर जो एक कोर्ट ने ऑब्जर्वेशन दिया, जो 8 पॉइंट पे मैं आपके साथ डिस्कस करता हूं, कि ये जो कोर्ट ने इसके अंदर जो ऑब्जर्वेशन दिया, उसने कहा है कि जो ये 148 ए के अंदर जो इंफॉर्मेशन है, वो आपको सेक्शन पावर तो देता है इंक्वायरी करने का, लेकिन वो इंफॉर्मेशन जो है वो आपको अनरेस्ट्रिक्टेड पावर नहीं देती है 147 के केसेस के खोलने के लिए। इसका मतलब क्या है कि यहां पे कोर्ट ये कह रहा है कि आपके पास इंफॉर्मेशन तो है, लेकिन जो इंफॉर्मेशन है वो आप वो इंफॉर्मेशन जो है वो सजेस्ट करना चाहिए कि एस्केपमेंट ऑफ इनकम हुआ है। यानी कि खाली इंफॉर्मेशन के बेसिस पे आप रीअसेसमेंट प्रोसीडिंग नहीं खोल सकते हैं। आप अपने ऑर्डर के अंदर जो आप रीअसेसमेंट का जो ओपन करने का ऑर्डर कर रहे हैं 148 क्लोज 148 ए डी के अंदर, उसके अंदर आप बताएंगे कि आपको यहाँ पे कैसे लगा, यानी कि आपकी अप्रीहेंशन क्या है, आपका डाउट क्या है कि कुछ इनकम जो है यहाँ पे जो इंफॉर्मेशन है सजेस्ट कर रही है कि आपकी कोई इनकम एस्केप्ड हुई है। दोस्तों आपको पता होगा जो हमारा सेक्शन 147 था, उसके अंदर रीजन टू बिलीव होता था। यहाँ पे कोर्ट ने उसी चीज को दोबारा यहाँ पे जो है, यहाँ पे कोर्ट ने दोबारा इस चीज को कहा है कि 147 जो इंफॉर्मेशन है वो इंक्वायरी के लिए नोटिस देने के लिए 148 ए का तो सफिशिएंट है, लेकिन केस खोलने के लिए रीजन टू बिलीव, यानी कि उन्होंने कहा है कि जो 147 के अंदर पुराने सेक्शन के रीजन टू बिलीव था वो, यानी कि इंफॉर्मेशन प्लस रीजन टू बिलीव के बाद ही यहाँ पे आप केस खोल सकते हैं। दोस्तों अब हम यहाँ पे अगली ऑब्जर्वेशन पढ़ते हैं कोर्ट की, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे क्या हुआ दोस्तों, आप देखिए, इंफॉर्मेशन कॉल्ड फ्रॉम द पटिशनर ऑन रिकॉर्ड। यहाँ पे देखिए दोस्तों, वही चीज मैंने कहा कि यहाँ पे जो इंफॉर्मेशन असेसिंग ऑफिसर ने के पास थी वो उसके असेसी के ऑन रिकॉर्ड में से ही थी, लेकिन कहीं भी नोटिस के अंदर उन्होंने ये मेंशन नहीं किया कि ये जो ट्रांजेक्शन्स हैं इसके अंदर उनकी अप्रीहेंशन क्या है, या उनके अंदर उनको क्या लगता है कि कुछ गलत हुआ है। इसी तरह से जो आपके एक्सपेंडिचर हैं जिन पे आपने टीडीएस काटा है, वो एक्सपेंडिचर किस तरह से गलत हैं, या उसमें क्या आपको गलत लगा, तो जो आप चाहते हैं कि असेसी आपको बताए उन पॉइंट पे क्लैरिफाई करे आपको। यानी कि आपके पास इंफॉर्मेशन तो है, लेकिन आपको अपने नोटिस के अंदर ये बताना पड़ेगा कि उस इंफॉर्मेशन में आपको क्या क्लैरिफिकेशन चाहिए। यानी खाली इंफॉर्मेशन आप मेरे साथ शेयर करते हैं कि इंफॉर्मेशन है, मुझे लग रहा है कि कुछ यहाँ पे असेसमेंट आपका होना चाहिए या एस्केपमेंट ऑफ इनकम होना चाहिए, इतना सफिशिएंट नहीं है। यहाँ पे असेसिंग ऑफिसर को ये भी बताना पड़ेगा कि उसका डाउट क्या है, उसका एप्रीहेंशन क्या है कि यहाँ पे आपका जो खर्चा है वो उसको क्यों लग रहा है बोगस है, या आपकी जो ट्रांजेक्शन है उसको ऐसा क्यों लग रहा है कि इस पे आपने टैक्स पे नहीं किया है। दोस्तों इसके बाद जो अगला जो एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कोर्ट का, वो मेरे पास बहुत सारी क्वेरीज आ रही हैं। मैंने अपनी लास्ट वीडियो के अंदर, आप मेरी लास्ट वीडियो देखिए जिसके अंदर मैंने 149 सेक्शन क्लॉज बी के अंदर 149 सबसेक्शन 1 क्लॉज बी के अंदर जो मैंने आपसे कहा था कि आप असेसिंग ऑफिसर से डिमांड कीजिए इंफॉर्मेशन की, वो ही यहाँ पे कोर्ट ने उसको लीगली कहा है कि ये इंफॉर्मेशन देना और इस इंफॉर्मेशन को लेना असेसी का राइट है। देखिए दोस्तों, जो हाईलाइट मैंने पोर्शन किया है कि जब भी आप ये, बल्कि कोर्ट यहाँ पे कह रहा है कि जब भी आप नोटिस इशू करेंगे 148 ए क्लॉज बी का, तो वहां पे आप असेसी के साथ इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे। उसके अंदर यहाँ पे फिर कोर्ट कह रहा है कि यहाँ पे तो आपने जब असेसी ने इंफॉर्मेशन मांगी, आपने जब भी इंफॉर्मेशन असेसी को नहीं दी, तो यहाँ पे कोर्ट कह रहा है नॉन शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन इज द वोलेशन ऑफ द रेशनल बिहाइंड द जजमेंट ऑफ दिस कोर्ट इन सब इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड। तो दोस्तों यहाँ पे आपके पास जब भी 148 ए का नोटिस आ रहा है, स्पेशली जहां पे
3 साल से ज्यादा के केसेस खोले जा रहे हैं, जो केवल इंफॉर्मेशन के बेसिस पे नहीं खोले जा सकते हैं। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि आप वहां पे जब भी आपका नोटिस आता है, आप असेसिंग ऑफिसर को लिखिए कि आप हमें डॉक्यूमेंट और इंफॉर्मेशन बताइए जिसके बेसिस पे आप ये नोटिस इशू कर रहे हैं। दोस्तों इसी के अंदर कोर्ट ये कह रहा है कि आपको रीजनेबल टाइम दिया जाएगा। दोस्तों हमने देखा है कि 7 डेज का तो यहाँ पे मिनिमम टाइम है और 30 डेज का असेसिंग ऑफिसर के पास मैक्सिमम टाइम है शो कॉज नोटिस का रिप्लाई सबमिट करने के लिए। यानी कि जो असेसिंग ऑफिसर टाइम अलाउ करता है शो कॉज नोटिस का रिप्लाई देने के लिए, वो 7 डेज से 30 डेज के बीच में होना चाहिए। लेकिन वो टाइम एक्सटेंड भी करा जा सकता है ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ असेसी। तो दोस्तों हमने ज्यादातर केसेस में देखा है कि ऐसी कोई भी रिक्वेस्ट डिपार्टमेंट इंटरटेन नहीं कर रहा है। कोर्ट ने यहाँ पे कहा है कि अगर आप असेसी को रीजनेबल टाइम नहीं देते हैं तो ये ग्रॉस वायलेशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस है। असेसी को रीजनेबल टाइम अलाउ नहीं करना। उसके बाद कोर्ट कह रहा है कि दिस कोर्ट इज ऑन द व्यू दैट द रेस्पोंडेंट revenue should have granted extension of time to the petitioner to file the detailed reply। यानी कि कोर्ट कह रहा है यहाँ पे जब भी असेसी डिमांड करता है टाइम एक्सटेंशन की, तो वहां पे असेसिंग ऑफिसर को यानी कि रिवेन्यू को टाइम असेसी को अलाउ करना चाहिए, रीजनेबल टाइम, ताकि वो अपना रिप्लाई सबमिट कर सके। दोस्तों उसके बाद जो यहाँ पे सबसे इंपोर्टेंट जो यहाँ पे पॉइंट आ रहा है वो आ रहा है कि आपने इंफॉर्मेशन तो डिपार्टमेंट को दिया, आपने अपना रिप्लाई सबमिट किया, डिटेल रिप्लाई, लेकिन वही असेसिंग ऑफिसर उसको कंसीडर नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पे कोर्ट क्या कह रहा है कि अगर आप असेसी के रिप्लाई को कंसीडर नहीं करते हैं तो ये सेक्शन 148 ए क्लॉज सी का वॉयलेशन है। ये असेसिंग ऑफिसर की ड्यूटी है, क्योंकि यहाँ पे क्लॉज के अंदर साल वर्ड यूज किया गया है, ना कि मे वर्ड यूज किया है। तो असेसिंग ऑफिसर को आपका केस खोलने से पहले आपके रिप्लाई को सबमिट करना पड़ेगा। दोस्तों लास्ट पैराग्राफ जो 16 है उसमें देखिए कोर्ट ने एक बहुत ही जो है स्ट्रिक्ट व्यू लिया है डिपार्टमेंट के ऊपर। कोर्ट क्या कह रहा है, दिस कोर्ट इज ऑफ द ओपिनियन दैट द सिग्निफिकेंस ऑफ इशू ऑफ शो कॉज नोटिस at a stage prior to issue of reassessment notice under section 148 has been lost on the respondent। यानी कि जो सिग्निफिकेंस था इस सारे प्रोसीजर को, यानी कि जो नया सेक्शन इंट्रोड्यूस करने का प्रोसीजर था, वो जिस हिसाब से रिवेन्यू वर्किंग कर रहा है उसका सिग्निफिकेंस लॉस्ट हो चुका है। कोर्ट ऑब्जर्व कर रहा है कि जो भी नोटिस इशू किए गए हैं 1 अप्रैल 21 के बाद, the order under section 148A clause D of the act use a template journal reason to reject the defense of the assessee on merits। यानी कि कोर्ट कह रहा है कि ये जितने भी नोटिस इशू किए गए हैं अप्रैल 2021 के बाद, उनके अंदर एक जर्नल रीजन डाल के, एक जनरल टेम्पलेट डाल के असेसी का जो रिप्लाई है, जो डिफेंस है, उसको रिजेक्ट कर दिया जा रहा है। कोर्ट ऑब्जर्व करता है कि मोस्टली केसेस में क्या लिखा जा रहा है, फाउंड डिवॉइड ऑफ एनी मेरिट। यानी कि हमें इनके रिप्लाई में कोई मेरिट नहीं मिली है, बिकॉज assessee company has failed to produce the relevant document in respect of the mentioned transaction above, in respect of transaction mentioned above, it is established that assessee has no proper explanation। यानी कि ना तो वो आपके किसी डॉक्यूमेंट को कंसीडर कर रहा है, ना वो आपकी जो रिप्लाई है उसमें आपने क्या जवाब दिया उसके मेरिट पे जा रहा है। वो सिंपल लिख दे रहा है कि आपका जो मेरिट है वो डिवॉइड है, यानी कि आपका जो ग्राउंड है वो एक्सेप्टेबल नहीं है और आपका केस रीअसेसमेंट के लिए खोल लिया जा रहा है। तो दोस्तों ये जो केस है ये नजीर बनने वाला है, जिसको हम लैंडमार्क केस कहते हैं। आप अपने जब भी रिप्लाई दें और असेसिंग ऑफिसर आपकी बात को नहीं दे रहा है, आपकी बात को रीजनेबली टाइम अलाउ नहीं कर रहा है, तो आप इस जजमेंट को रेफर करें। दोस्तों इसी के साथ मैं वीडियो एंड करता हूं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को शेयर करते रहें, लाइक करते रहें। थैंक यू।